अमूमन ना जब हम किसी बड़ी चोरी या डकैती की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही साफ सी तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल। एक बैंक की इमारत और कुछ निकाबपोश लोग। वही तो, या तो कोई बैंक होगा या लोग आएंगे, तिजोरी तोड़ेंगे और कैश लेकर भाग जाएंगे। सब कुछ एकदम क्लियर होता है कि आखिर अपराधी कौन है और क्या चुराया गया है। हाँ ये सच है। जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं उनमें कहानी बहुत साफ होती है। मतलब किसने क्या किया ये समझने के लिए कोई खास दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर क्राइम सीन कोई ईंट पत्थर का बैंक ना होकर हमारी पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हो, हम्म। और चुराई गई चीज कोई तिजोरी का कैश ना होकर एक ऐसा रोजमर्रा का ब्याज दर हो जो पूरी दुनिया के $350 ट्रिलियन, हाँ, $350 ट्रिलियन के फाइनेंशियल मार्केट को चलाता हो। ये नंबर ही अपने आप में इतना बड़ा है कि दिमाग घूम जाए। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा ये है कि इस सदी के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले के लिए दुनिया भर में सिर्फ बस एक अकेले इंसान को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। ये सच में एक ऐसा फैक्ट है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। ये एक ऐसे भरोसे की चोरी थी जिस पर हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। हाँ। जब हम इस घोटाले की गहराइयों में जाते हैं ना, तो एक बेहद उलझी हुई और धुंधली तस्वीर सामने आती है। और आज के हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मुख्य मकसद ही यही है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल दुनिया के नियम आखिर बनते कैसे हैं, बंद दरवाजों के पीछे उन्हें तोड़ा कैसे जाता है, बिल्कुल। और जब सिस्टम बुरी तरह फेल हो जाता है तो असल खिलाड़ियों को बचाने के लिए क्या खेल खेले जाते हैं। और ये कोई ऐसे ही हवा में होने वाली बातें नहीं हैं। हमारे पास आज कुछ बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं, जैसे BBH 2022 रेगुलेटरी फील्ड गाइड, द स्पाइडर नेटवर्क किताब की एनालिसिस, टॉम हेज और लाइबोर घोटाले के लीगल डॉक्यूमेंट्स, और वॉटन का एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू। हाँ, और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि यही वो नियम और दरें हैं जिनसे ये तय होता है कि हमारे होम लोन की EMI कितनी कटेगी, या एजुकेशन लोन पे कितना ब्याज देना होगा, या फिर हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स सेफ रहेंगी या नहीं। एग्जैक्टली। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर ये $350 ट्रिलियन का मार्केट खड़ा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइबोर की। ILBOR। लाइबोर, अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अब सुनने में तो ये बहुत ही ठोस और ऑथेंटिक लगता है ना। हाँ, साउंड्स वेरी ऑफिशियल। लेकिन असलियत में ये कोई ऐसा ब्याज दर नहीं था जो किसी एक्चुअल रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस के आंकड़ों पर आधारित हो। इसके बजाय ये पूरी तरह से महज एक अनुमान या एस्टिमेट पर टिका हुआ था। एक मिनट, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज और ये $ट्रिलियन के मार्केट्स सिर्फ एक अंदाजे पर चल रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब कोई असल लेन देन हो ही नहीं रहा था वहां। यही तो इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमजोरी थी। देखिए, होता क्या था, रोजाना दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंक्स सिर्फ ये रिपोर्ट करते थे कि उन्हें दूसरे बैंक से कर्ज लेने के लिए सिद्धांतिक रूप से कितना ब्याज देना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से मतलब स्ट्रिक्टली इन थियोरी। हाँ, इन थियोरी। वो कोई असली रसीद या ट्रांजैक्शन का प्रूफ नहीं देते थे, बस एक अनुमानित रेट बता देते थे। ओह वाह। पर फिर इन सभी अनुमानित नंबर्स का एक एवरेज निकालकर उस दिन का लाइबोर रेट तय कर दिया जाता था। और इस एक सिंगल रेट पर दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड्स, डेरिवेटिव्स और मॉर्गेजेस निर्भर करते थे। अच्छा, अगर सब कुछ सिर्फ बैंक्स के अपने ही अनुमान पर निर्भर था तो क्या इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था? मेरा मतलब है, अगर मैं कहूं कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं तो कोई तो होगा जो मेरा अकाउंट चेक करेगा ना। वही तो बात है। कागजों पर निगरानी होनी चाहिए थी, लेकिन असलियत में ये एक ऑनर सिस्टम था, यानी पूरी तरह से बैंक्स की ईमानदारी पर छोड़ा गया ढांचा। बैंक्स की ईमानदारी? ये तो सुनने में ही मजाक लगता है। बिल्कुल। कोई भी ये चेक नहीं कर रहा था कि जो नंबर्स बैंक्स बता रहे हैं वो सच हैं या नहीं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टडीज और लीगल डॉक्यूमेंट से ये साफ पता चला कि 2007-2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मर्विन किंग और टिम गाइथनर जैसे टॉप ऑफिशियल्स। वेट, टिम गेथनर को पता था? हाँ, बड़े अधिकारियों और सेंट्रल बैंक्स तक को इस बात की भनक थी कि इन रेट्स में हेराफेरी हो रही है।
लेकिन उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद ली। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप खुद अपने ही एग्जाम के पेपर चेक कर रहा हो और टीचर को ये बात पता होने के बावजूद वो चुपचाप देख रहा है क्योंकि उसे पूरी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाना है। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया आपने, बिल्कुल यही हो रहा था। तो इसका मतलब अगर टीचर ही चुप है तो ये सिस्टम डिजाइन से ही करप्ट था ना? हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2008 के संकट के दौरान एक्चुअली 2 अलग-अलग लेवल्स पर मैनिपुलेशन चल रहा था। 2 लेवल्स पर? हाँ, वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो बैंक्स खुद को मार्केट में स्ट्रांग और सेफ दिखाने के लिए अपनी रेट्स जानबूझकर कम बता रहे थे। अच्छा, क्योंकि अगर रेट ज्यादा बताते तो लोगों को लगता कि बैंक डूबने वाला है। एग्जैक्टली, उन्हें डर था कि मार्केट में पैनिक ना फैल जाए। और दूसरी तरफ इन्हीं बैंक्स के अंदर बैठे जो ट्रेडर्स थे वो अपने रोजमर्रा के प्रॉफिट्स के लिए इसी लाइबोर रेट को कुछ बेसिस पॉइंट्स ऊपर या नीचे खिसका रहे थे। रुकिए, ये बेसिस पॉइंट्स और डेरिवेटिव्स वाले पार्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूं यहीं से तो सारा पैसा बन रहा था। बिल्कुल। क्या हम इसे किसी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% का 100वां हिस्सा, यानी 100th of 1%। ओके, सुनने में तो ये बहुत ही छोटा लगता है। हाँ, और डेरिवेटिव्स को आप एक तरह का दाव या शर्त मान लीजिए। अच्छा, तो क्या ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए हम दोनों कल के मौसम पर शर्त लगा रहे हैं? ठीक है। शर्त ये है कि अगर कल का टेम्परेचर 30 डिग्री रहा तो मैं जीतूंगी, और अगर 31 डिग्री रहा तो आप जीतेंगे। राइट। लेकिन मुझे पहले से पता है कि जो आदमी कल थर्मामीटर पढ़कर टेम्परेचर बताने वाला है वो मेरा दोस्त है, और मैं उसे चुपके से मैसेज करके कह सकती हूँ कि भाई थर्मामीटर में 30 डिग्री ही बताना। एकदम सही, परफेक्ट एनालॉजी। अब बस इसमें ये सोचिए कि वो शर्त 100-200 रुपए की ना होकर अरबों डॉलर की हो। ओ बाप रे। लाइबोर वही थर्मामीटर था और ट्रेडर्स उन लोगों को मैसेजेस भेज रहे थे जो रेट्स तय करते थे। अगर रेट का एक छोटा सा अंश यानी बस एक बेसिस पॉइंट भी उनके मन मुताबिक खिसक जाए तो ट्रेडर्स एक ही दिन में करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमा लेते थे। माय गॉड। और इसी खेल के बीच में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इस पूरी कहानी का सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल चेहरा बन गया। टॉम हेज। हाँ, टॉम हेज। द स्पाइडर नेटवर्क बुक और वॉटन के उस इंटरव्यू के हिसाब से अगर देखें तो टॉम हेज कोई टिपिकल वॉल स्ट्रीट बैंकर नहीं था। मतलब हम अक्सर हॉलीवुड मूवीज में क्या देखते हैं, बैंकर्स एक्सपेंसिव शैंपेन पी रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहे हैं, सूट वूट पहनकर घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन हेज बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग था। टॉम हेज एक्चुअली एक मैथमेटिकल जीनियस था जिसे माइल्ड एस्पर्जस था, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर आता है। उसे इन सारी सोशल पार्टियों या दिखावे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, उसके बारे में कुछ बातें सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ा था कि काम के बाद उसे बस घर जाकर साइनफेल्ड टीवी शो देखना और फ्राइड चिकन खाना पसंद था। हाँ, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था और सोशल क्यूज को समझने में वो इतना कच्चा था कि एक बार किसी बड़ी पार्टी में वो किसी अनजान आदमी से अपने डैंड्रफ के प्रॉब्लम पर एकदम लंबी और सीरियस चर्चा करने लगा था। यही तो बात है, उसका यही पर्सनालिटी ट्रेट उसे बाकी सभी ट्रेडर से अलग करता था। इंसानी रिश्तों की उलझनों से दूर उसे बस मैथ्स के रूल्स, नंबर्स और उनके पैटर्न्स में एक खास तरह का सुकून मिलता था। राइट। जब वो टोक्यो में यूबीएस और बाद में सिटी बैंक के लिए येन डेरिवेटिव्स यानी जापान की करेंसी में काम कर रहा था ना, तो उसने देखा कि लाइबोर को इन्फ्लुएंस करना कोई अपराध नहीं है। अच्छा। हाँ, उसे लगा कि ये तो इस इंडस्ट्री का एक अनरिटन रूल है, एक अलिखित नियम है। तो उसने इसे बस एक मैथ्स के फॉर्मूला की तरह लिया और इस हेराफेरी को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी बैंक के लिए लगभग $300 मिलियन का हैवी प्रॉफिट कमाया। $300 मिलियन। बिल्कुल। अब यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो इतना सक्सेसफुल था और जो भी वो करा था वो छुपकर तो कर नहीं रहा था। नहीं, बिल्कुल ओपन था। तो फिर वो इस सदी के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले में अकेला जेल जाने वाला इंसान कैसे बन गया? बस यहीं से ये कहानी एक अकेले आदमी के लालच से आगे बढ़कर पूरे के पूरे सिस्टम की बेईमानी की दास्तान बन जाती है। अच्छा। हाँ, कैरी एंड एसोसिएट्स के जो रीसेंट लीगल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं ना, उनसे कुछ बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स मिले हैं। टॉम हेज कोई रोग ट्रेडर नहीं था। यानी वो अपनी मर्जी से नियम नहीं तोड़ रहा था। नहीं, वो जो कुछ भी कर रहा था वो यूबीएस बैंक की एक एकदम क्लियर रिटन पॉलिसी का हिस्सा था। वेट, एक मिनट, रिटन पॉलिसी?
अगर ये एक लिखित नियम था तो दुनिया भर के ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे? क्या किसी ने उन डॉक्यूमेंट्स को कभी पढ़ा नहीं? वही तो हैरानी की बात है। मतलब एक बैंक बाकायदा ऑफिशियली रूल्स बना रहा है कि ग्लोबल रेट्स में चीटिंग कैसे करनी है। ये काम कैसे करता था? देखिए, ऑडिटर्स या तो इसे समझ नहीं पाए या उन्होंने डिलिबरेटली इसको इग्नोर किया। डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि यूबीएस की पॉलिसी ट्रेडर्स को एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन देती थी कि वो बैंक के कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही लाइबोर का सबमिशन करें। ओके। और इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म यूज होता था, नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा। अगर हम इसे फाइनेंस की इस कॉम्प्लेक्स भाषा से निकालकर आसान शब्दों में समझें तो ये किस बला का नाम है? बहुत सिंपल है। नेगेटिव डेल्टा का आसान मतलब ये है कि बैंक ने मार्केट में जो दाव लगा रखे हैं उन पर वो उस दिन पैसा हार रहा है। ओह, सो बेसिकली उन्हें नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली। और अगर बैंक नुकसान में जा रहा है तो उनकी रिटर्न पॉलिसी साफ तौर पर कहती थी कि इस नुकसान की भरपाई के लिए और प्रॉफिट इंश्योर करने के लिए लाइबोर रेट को अपनी सुविधा के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया जाए। बाप रे, ये तो सच में डराने वाली बात है। मतलब ये कोई दबी छुपी चोरी नहीं थी, ये तो पूरी तरह से कैलकुलेटेड बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। और मैनेजमेंट की मिली भगत का जो सबूत सामने आया है वो तो और भी ज्यादा शॉक करता है। आप उस क्रिसमस ईमेल की बात कर रही हैं ना? हाँ, क्रिसमस के दिन जिस दिन पूरी दुनिया छुट्टियां मना रही होती है, हेस के पास येन डेस्क के एक सीनियर ट्रेडर का ईमेल आता है। उसमें रेट्स को कम करने का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। और सबसे बड़ी बात, उस ईमेल में हेस का सुपरवाइजर माइक पेरी वो भी सीसीड था। हाँ, सबको सब कुछ पता था। अगर सब कुछ बैंक के इशारे पर ही हो रहा था तो बैंक ने बाद में हेस को अकेले क्यों फंसने दिया? क्योंकि जब 2008 के बाद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे और ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस जैसे एजेंसीज एक्शन में आई तो उन्होंने बैंक्स पर शिकंजा कसा। हाँ, यूबीएस के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। अगर बैंक को डायरेक्टली दोषी ठहराया जाता तो उनका यूएस डॉलर क्लियरिंग लाइसेंस छिन सकता था। और उसके बिना तो कोई बैंक चल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। ग्लोबल बैंकिंग में डॉलर क्लियरिंग के बिना आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उन्हें खुद को बचाने के लिए अर्जेंटली एक स्केपगोट या बलि के बकरे की जरूरत थी। और तब उनकी नजर बेचारे टॉम हेज पर पड़ी। वो टोक्यो में बैठा था, सोशली ऑकवर्ड था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, और तब तक वो शायद बैंक छोड़ भी चुका था, है ना? बिल्कुल सही। बैंक ने अपनी पूरी लीगल और पीआर मशीनरी लगा दी हेज को एक इविल मास्टरमाइंड के रूप में दिखाने के लिए। वाओ! उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ऐसी स्टोरी सुनाई जैसे हेज ने अकेले ही पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हैक कर लिया हो, जबकि पॉलिसी उन्हीं की थी। हाँ, और इस झूठ को सच साबित करने के लिए बैंक ने वो सारी एक्सेल स्प्रेडशीट्स और डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए जो ये प्रूफ करते थे कि ये हेराफेरी बैंक की एक डेलिब्रेट पॉलिसी थी। ये तो पूरी तरह से बिट्रेयल है। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां इंसाफ मिलने की बजाय एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हाँ, यूके के जज जस्टिस कुक ने जो किया वो सच में अनफॉर्चुनेट था। जस्टिस कुक ने जूरी को जो इंस्ट्रक्शन दिया, उसने तो टॉम हेज के डिफेंस के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। एग्जैक्टली। जस्टिस कुक ने ज्यूरी से एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि लाइबोर सबमिट करते वक्त अपने व्यावसायिक हितों यानी कमर्शियल इंटरेस्ट्स के बारे में सोचना ही अपने आप में एक क्राइम है। ओह, तो बेसिकली जज ने कह दिया कि प्रॉफिट के बारे में सोचना ही इलीगल है। हाँ, और उसी एक लाइन ने हेज की पूरी दलील को ही जीरो कर दिया, क्योंकि हेज का डिफेंस ही यही था कि वो बस वही कर रहा था जो उसका बैंक, उसका मैनेजमेंट और पूरी इंडस्ट्री कर रही थी। और इस एक छोटे से इंस्ट्रक्शन की कीमत हेज को अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल देकर चुकानी पड़ी। उसे 14 साल की सजा सुनाई गई जो बाद में रिड्यूस करके 11 साल हुई। एक ऐसे क्राइम के लिए जो लिटरली पूरी इंडस्ट्री कर रही थी, वो अकेला इंसान जेल की कोठरी में बैठा था। और जेल का वो स्ट्रेस उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस जैसी सीरियस न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई। माय गॉड। उसकी पत्नी सारा से उसका डिवोर्स हो गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। लेकिन कहते हैं ना कि कानून की चक्की धीरे पीसती है पर बारीक पीसती है। 2022 में जाकर इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। बिल्कुल, एक मेजर लीगल रिवर्सल। अमेरिका की एक कोर्ट, सेकेंड सर्किट ने कॉनली और ब्लैक नाम के दो और ट्रेडर्स के केस में जजमेंट देते हुए कहा कि अगर प्रॉफिट कमाने की कोशिश एक जेन्युइन रेंज के भीतर की गई है तो उसे उस टाइम के कानून के हिसाब से अपराध नहीं माना जा सकता। और इसी आधार पर अमेरिका ने इवेंचुअली हेज के खिलाफ अपने चार्जेस ड्रॉप कर दिए।
और फिर तो जुलाई 2025 में आते आते पूरी कहानी ही पलट गई। यूके सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट में हेज की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट किया कि जस्टिस कुक का वो पुराना इंस्ट्रक्शन कानूनी रूप से गलत था। एक जेन्युइन रेंज के अंदर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना क्राइम नहीं था। ये तो बहुत बड़ी जीत है। और आज सिचुएशन ये है कि हेज ने यूबीएस बैंक पर मलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए $400 मिलियन का केस थोप दिया है। कॉम्पेंसेशन तो बनता है, उसके साल बर्बाद हुए हैं। पर एक मिनट, अगर मैं इस पूरी बात को थोड़ा डीप लेवल पे समझूं तो मुझे एक बात गले नहीं उतरती। ऐसी क्या बात है? देखिए, अगर कोर्ट ये कह रही है कि टॉम हेज टेक्निकली सही था क्योंकि उस टाइम के रूल्स इसकी इजाजत देते थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ही इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां एथिक्स या नैतिकता की कोई जगह ही नहीं है? ये पॉइंट तो है। और अगर ये टेक्निकली क्राइम नहीं था तो क्या जो असल अपराधी थे जिन्होंने प्रैक्टिकली इकोनॉमी को क्रैश किया, वो सब सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाकर साफ बच निकले? देखिए, ये एक बेहद छुपने वाला सवाल है और अगर मैं सच कहूं तो हाँ, बहुत से बड़े लोग साफ बच निकले क्योंकि नियम बहुत ही वीक और धुंधले थे। इसी वजह से आज BBH 2022 रेगुलेटरी फील्ड गाइड जैसी रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट। इस गाइड का जो मेन थीम है ना, रिविजिटिंग द पास्ट, मैनेजिंग द प्रेजेंट, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, ये सीधे तौर पर हमें वार्न करता है कि जो गलतियां लीबोर के टाइम पर हुई उन्हें किसी भी हालत में रिपीट नहीं करना है। क्योंकि टॉम हेज आखिर में इसीलिए जीत गया ना, क्योंकि कानून क्लियरली डिफाइन नहीं थे, वो ब्लर थे। एग्जैक्टली। तो आज हमारे आसपास ऐसा कौन सा मार्केट है जहां नियम इतने ही ब्लर हैं और लोग आज भी इसी ग्रे एरिया में खेल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा और फ्रेश एग्जाम्पल है क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स की दुनिया। आहा, क्रिप्टो। अगर आप आज के क्रिप्टो मार्केट को देखें तो ये काफी हद तक 15 साल पहले के लाइबोर सिस्टम जैसा ही बिहेव कर रहा है। रूल्स अभी भी उतने क्लियर नहीं है और $1 ट्रिलियन का डेली ट्रांजैक्शन बिना किसी स्ट्रिक्ट सेंट्रल सुपरविजन के हो रहा है। ये बात तो आपने एकदम सटीक कही। मुझे याद आ रहा है SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर, हाँ, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने तो स्टेबल कॉइन्स को एक्सप्लिसिटली कजीनो के पोकर चिप्स बोल दिया था। उनका लॉजिक ये था कि अगर ये डिजिटल कॉइन्स खुद को डॉलर से बैक्ड बताते हैं तो उन्हें वैसी ही ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए जैसे हम एक ट्रेडिशनल बैंक से एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अब रेगुलेटर्स चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। जैसे यूरोप को ही देख लीजिए, वो मीका यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन नाम से बहुत ही स्ट्रिक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स ला रहा है। अच्छा, इसका मेन फोकस क्या है? इसका एम बेसिकली ये फिक्स करना है कि कोई भी डिजिटल करेंसी हवाई दावों पर ना चले, एक सॉलिड अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन सिर्फ क्रिप्टो ही क्यों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जो आजकल इसी धुंधलेपन का शिकार हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ ESG इन्वेस्टिंग की। ओह यस, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एग्जैक्टली, यानी पर्यावरण और समाज के अनुकूल इन्वेस्टमेंट। आजकल मार्केट में देखिए तो हर दूसरी कंपनी खुद को ग्रीन या इको फ्रेंडली बता रही है। हाँ, सबको इको फ्रेंडली बनना है आजकल। और इसको समझाने के लिए BBH गाइड में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। उसमें जॉनी कैश के फेमस गाने 40 शेड्स ऑफ ग्रीन का जिक्र किया गया है। हाँ, जॉनी कैश ने आइलैंड की खूबसूरती को देखकर हरे रंग के 40 शेड्स का गाना गाया था। राइट। लेकिन आज के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट फंड्स खुद को ग्रीन साबित करने के लिए इतने अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं कि असली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और ग्रीन वॉशिंग के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। बिल्कुल। और किसी के लिए भी जो सुन रहा है, ग्रीन वॉशिंग का आसान मतलब होता है सिर्फ दिखावे के लिए खुद को पर्यावरण प्रेमी बताना। हाँ, PR स्टंट, ताकि उन इन्वेस्टर्स का पैसा अट्रैक्ट किया जा सके जो सच में एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा डीप सोचिए तो क्या ये एग्जैक्टली लिबोर जैसा ही फ्रॉड नहीं लग रहा? कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंड सच में ग्रीन है? अगर ये भी सिर्फ अलग-अलग डेटा प्रोवाइडर्स के अपने अपने अनुमानित फॉर्मूलाज पर चल रहा है तो ये वही अंदाजा लगाने वाला खेल वापस शुरू हो गया ना? आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रही हैं। जिस तरह से लाइबोर बैंक्स के अपने सब्जेक्टिव अनुमान पर टिका था, आज का बहुत सारा ESG डेटा भी प्राइवेट डेटा प्रोवाइडर्स के अपने स्टैंडर्ड्स पर टिका है। वही तो। इसीलिए अब ग्लोबली स्ट्रिक्ट रूल्स
और टैक्सोनॉमीज की डिमांड हो रही है। टैक्सोनॉमीज यानी एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। हाँ, ताकि क्लियर कट डिफाइन किया जा सके कि लीगली कौन सी एक्टिविटी सच में इको फ्रेंडली है और कौन सी सिर्फ ग्रीन वॉशिंग। यानी सबके लिए एक ही ट्रांसपेरेंट स्केल हो। हाँ, इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि यूरोप में AIFMD2 जैसे नियम भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स डायरेक्टिव। हाँ, और ये स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट फंड